कॉम फाइनल पेपर टाइटल परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण। और आज का पेपर जो है वो पेपर फर्स्ट है और जिसका टाइटल है परियोजना नियोजन एवं बजटरी कंट्रोल, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। पिछला जो अपना वीडियो था वो था परियोजना नियोजन, जिसमें हमने इसकी विशेषताएं, अर्थ और परिभाषाएं को जाना। अब आज की जो है वो है परियोजना की पहचान। परियोजना की पहचान हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में आज का ये जो है वो वीडियो है। परियोजना में देखो, ऐसे तो परियोजना की पहचान विकासधारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। देश के संसाधनों के उच्च प्राथमिकता उपयोग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके कारण हमें परियोजना की पहचान की आवश्यकता पड़ती है। और अगर परियोजना की पहचान के स्तर पर हम अगर चूक हो जाए तो लिए गए निर्णय परियोजना के अंतिम परिणाम पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। प्रारंभ के विकल्पों के जितने विस्तृत संभव क्षेत्र है उन पर विचार करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका कारण है कि इस स्तर पर खोया हुआ अवसर शायद ही में पुनः प्राप्त हो सकता है। किसी परियोजना की पहचान का स्तर पास कर लिया माना जाता है जब ये निम्नलिखित मानदंड पूरा कर लेते हैं, जिसमें सभी मुख्य विकल्पों व एवजियों की शिनाख्त कर ली गई है तथा कुछ प्रारंभिक चुनाव कर लिए गए हैं। चयनित परियोजना विकल्पों के न्यायोचित होने की संभावना है यदि अपेक्षित लागत व लाभों का कच्चा अनुमान लगाया जाए। परियोजना परिणाम को प्रभावित करने वाले मुख्य नीतिगत विषयों को विधिवत पहचान लिया गया हो और वे समाधान के अधीन प्रतीत होते। और अगला यह प्रतीत होता है कि परियोजना को प्रबंधकीय अधिकारियों और संभावित लाभार्थियों दोनों से समर्थन प्राप्त होगा। पहचानी गई परियोजना की संभावनाएं उचित है और पर्याप्त कोष स्थानीय व बाहरी स्रोतों से उपलब्ध होंगे। और फिर है परियोजना संरचना के लिए एक विशिष्ट योजना स्थापित की गई है। ये कुछ मापदंड है जो परियोजना की पहचान करवाते हैं। अब इसमें हम दो तरह के मापदंड, इसमें वृद्ध मापदंड है और दूसरा सूक्ष्म मापदंड। अब वृद्ध मापदंड में हम देखो किस प्रकार से हम वृद्ध मापदंड का विश्लेषण करते हैं। इसमें अधिकतर में कानूनी नियम आते हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक नीति 1991 जब परिवर्तन के बाद उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के रूप में विश्व भर में बह रही थी, जिसने कई अर्थशास्त्र को नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार उधर अर्थव्यवस्था में संरक्षण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकरण में तथा विनियमन से उदारीकरण में रूपांतरित कर दिया था। और जब इससे भारतीय आर्थिक परिदृश्य पर भी फैलना शुरू कर दिया था, तब भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की और अर्थव्यवस्था को गतिशील विकास के लिए खोल दिया गया। अब नई औद्योगिक नीति प्रारंभ करने के जो उद्देश्य थे वो थे
औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना तथा पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय में चली आई कमजोरियों के विकार को सुधारना। उत्पादकता एवं लाभ का रोजगार में कायम वृद्धि को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मक हासिल करना। ये इसमें और भी है औद्योगिक नीति में। और फिर इसके बाद में औद्योगिक विकास का विनियमन देश के औद्योगिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के हेतु केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1991 बनाया, जो 8 मई 1992 से प्रभावित हुआ। अधिनियम के जो मुख्य विशेषताएं थी वो है नया औद्योगिक उपकरण स्थापित करने के लिए धारा 11, विद्यमान उपकरण द्वारा एक नई वस्तु निर्मित करने या उत्पादित करने के लिए धारा 11(1) औद्योगिक उपकरण की क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिए धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग अनुषंगी औद्योगिक इकाइयाँ एवं वे इकाइयाँ जो राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों का निर्माण कर रही है, इस प्रकार के लाइसेंस से मुक्त करना। नई औद्योगिक नीति 1991 में ने सभी उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा दिया, सिवाय उन उद्योगों के लिए जिन्हें औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1991 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। यह मुख्यतः सुरक्षा एवं रणनीति तथा सामाजिक कारणों से संबंधित है। फिर इसमें तीसरा विदेशी कंपनियों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज। 1991 से सरकारी नीति में विदेशी व्यापार व निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब केंद्र केवल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह पर भी बल दिया जाता है। विदेशी निवेश के उदारीकरण एवं विदेशी व्यापार के वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ पारस्परिक संवाद शुरू किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अब तक विदेशी निवेश के उदारीकरण एवं विदेशी व्यापार के वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ पारस्परिक संवाद शुरू किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, जैसे दूर संचार, ऊर्जा आदि, अब भारत में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए हैं। और फेमा के मुख्य उद्देश्य हैं विदेशी व्यापार व भुगतान सुलभ कराने तथा भारत में विदेशी विनिमय बाजार के व्यवस्थित विकास एवं अनुरक्षण का संवर्धन करने के लक्ष्य से विदेशी विनिमय संबंधी नियमों का समेकन एवं संशोधन करना। अब इसमें आगे जो नियम बने हुए हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, और फिर कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम के तहत कारखाने की परिभाषा में आने वाली
किसी निर्माण परियोजना के लिए लाइसेंस व पंजीकरण प्राप्त करना, अधिनियम एवं फैक्ट्री में कार्य करने की स्थितियों का नियमन करना और इसमें श्रमिक के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण कार्य, श्रमिक के लिए न्यूनतम आयु इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रावधान करना था। फिर आगे प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल उद्योग के महत्व ने हाल ही में महत्वपूर्ण विस्तार प्राप्त किया है। अब किसी भी उद्योग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति एनओसी प्राप्त करने का कानून जरूर बना दिया है। विशेषकर उद्योगों के अपशिष्ट उपचार संयंत्र के मामले में प्रत्येक वित्तीय संस्था किसी भी परियोजना के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने से पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण एजेंसी से एनओसी की मांग करता है। अब इसमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 आते हैं। फिर आगे निर्यात मुखी इकाइयों के लिए प्रोत्साहन और फिर पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन और लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन। इनके लिए सरकार द्वारा इनको उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योगों के सुरक्षा की गारंटी देना और उसके लिए नए नियम बनाना जिससे उन उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। जैसे निर्यात उत्पादों के लिए नियंत्रण मूल्य पर कच्चा माल सप्लाई किया जाता है। उदार आयात सुविधाएं दी जाती है जो वास्तविक आयात मात्रा और उत्पाद के एफओपी मूल्य पर निर्भर करती है। अपने उत्पाद का 60% से अधिक निर्यात करने वाली कंपनियों के विदेशी निवेश का तथा अपने उत्पाद के लिए आवश्यक आयात का लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार बहुत से इसमें छूटें हैं और लोग ऐसे नियम बना लिए जिससे प्रोत्साहन मिल सके, निर्यात करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन मिल सके और पिछड़े क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को चाहे उनका कितना भी पूंजीगत निवेश हो या किसी भी प्रकार का संगठन, केंद्रीय अनुदान या आर्थिक सहायता सब्सिडी योजना के तहत सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा तो व्यापार में बनी रहती है अर्थात आय के रूप में नहीं मानी जाती है। और लघु उद्योगों के लिए लाइसेंस के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के अधीन इकाइयों को छोड़कर सभी लघु उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है। वैध उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए कुछ उत्पादों वस्तुओं को केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों के उद्योग निर्देशालयों आयुक्तालयों में लघु उद्यमियों की भूमि एवं फैक्ट्री सेट के आवंटन, दुर्लभ कच्चे माल, मशीनों व उपकरणों की उपलब्धता, वित्त प्राप्ति आदि में विस्तृत सहायता के लिए विशेष कक्ष हैं। अब दूसरा है जो सूक्ष्म मापदंड। एक बार परियोजना के अवसर उद्यमी अथवा परियोजना के स्वामी द्वारा वैध मापदंडों के भीतर अनुकूल रूप से पहचान लिए जाने पर परियोजना अवसरों के सूक्ष्म स्तर की पहचान अग्रलिखित प्रकाशित की जाती है। परियोजना के इसमें एक नंबर है परियोजना के लिए आवश्यकता। किसी संगठन द्वारा एक परियोजना की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्य के लिए होती है: संतुलित संसाधन प्राप्त करना अथवा क्षमता में असंतुलनों को ठीक करना, संयंत्र व उपकरणों को अथवा उत्पादन सुविधाओं की पर्याप्त हिस्से को प्रतिस्थापित करना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना व उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाना, वर्तमान गतिविधियों अथवा
उत्पादन सुविधा में विस्तार करना, समवर्गीय अथवा नए क्षेत्रों में विविधता लाना। और दूसरा है स्पष्ट उद्देश्य। परियोजना अवसर की पहचान के लिए उद्देश्य एवं अथवा परियोजना उद्यमियों या भावी परियोजना स्वामी के मन में परियोजना विचार के प्रारंभ में ही से स्पष्ट होने चाहिए। फिर संसाधनों की उपलब्धता, निवेश के लिए प्रारंभिक कोष, तकनीकी जानकारी एवं अनुसंधान व विकास सुविधाएं, संयंत्र व मशीनरी की स्थिति व क्षमता, परियोजना को क्रियान्वित करने व चलाने के लिए संगठनात्मक शक्ति आदि। बाजार में साख व ख्याति, परियोजना अवसरों की पहचान करते समय उद्यमी या भावी स्वामी को संगठन के बाजार में साख एवं ख्याति। परियोजना अवसरों की पहचान करते समय उद्यमी या भावी स्वामी को संगठन की बाजार में साख और ख्याति तथा बाजार में विद्यमान उत्पादों पर विचार करना चाहिए। बेहतर बाजार साख व भावी परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर संगठनात्मक वातावरण, संगठन में परियोजना से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। सर्वोच्च प्रबंधकों का ऊर्जावान सौहार्दपूर्ण व्यवहार, औद्योगिक संबंध, कर्मचारियों की क्षमता और प्रतिबद्धता, नियामक व सरकारी एजेंसियों आदि के साथ बेहतर संबंध आदि मुख्य होते हैं। गुण व विशेषताएं, एक सफल उद्यमी परियोजना अवसरों को सफलतापूर्वक व ठीक समय पर पहचानने योग्य होता है। अब प्रश्न ये उठता है, सफल उद्यमी कौन है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन गुणों व विशेषताओं की आवश्यकता होती है? जबकि इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित तौर पर दिया जाना कठिन होता है। इसमें देखो, गुण में देखो, त्याग करने को तत्पर, नेतृत्व के लिए ओजस्वी गुण, निर्णय लेने की क्षमता, परियोजना में विश्वास, विपणन अभिमुखीकरण, मजबूत अहम भाव। फिर है प्रतिस्पर्धा स्तर, उद्योगों में विभिन्न फर्मों की संख्या, उनके बाजार शेयर, परिवेश बाधाएं और उत्पादों या सेवाओं में एक रूपता व भिन्नता की मात्रा इसमें आते हैं। और फिर प्रौद्योगिकीय घटक, जिसमें फर्म का अनुसंधान सामर्थ्य, अनुसंधान व कार्य संचालन, उपलब्ध प्रयोगशालाएं व परीक्षण सुविधाएं, फर्म आदि द्वारा नए उत्पाद विकास व खोज, रिकॉर्ड आदि पहचान स्तर पर विचार योग्य मुख्य घटक है। फिर सरकारी नीतियाँ, इस शीर्ष के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर ध्यान होना चाहिए एक उद्यमी का। क्या सरकारी नीतियाँ प्रस्तावित परियोजना में सहायक होती है? केंद्र और राज्य सरकारों की क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक नीतियाँ क्या क्या है? सरकारी नीतियों व नियामक एजेंसियों के साथ क्या संपर्क है? कर ढांचा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर क्या है? आयात निर्यात नीतियाँ क्या है? आदि। अब SWOT विश्लेषण, SWOT, इसमें SWOT में S में ताकत, स्ट्रेंथ, कमजोरियाँ, वीकनेसेस, अवसर और अपॉर्चुनिटीज और आकांक्षाएं, थ्रेट्स के लिए प्रयुक्त शब्द है। यानी इसमें SWOT नाम दिया गया। SWOT विश्लेषण, यह विश्लेषण किसी संगठन द्वारा अवसरों जो इसके द्वारा लाभकारी रूप से शोषित किया जा सके की पहचान के लिए सचेत एवं विचारित एवं सुव्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना में विश्वास, अब हम आगे वाले में आने वाली जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे
परियोजना विचार का सर्जन और परियोजना का वर्गीकरण। बस 2 ही पढ़ेंगे। अब आज इसमें प्रश्न देख लेना। परियोजना अभिज्ञान क्या है? SWOT विश्लेषण को समझाइए। SWOT। परियोजना विचार किस प्रकार सर्जित होता है?